की प्रवृत्ति है, और वो भी अवस्था कैसी होनी चाहिए, विराम वाली। तो पहली जो विराम की अवस्था है उसको जो बनाए रखने की प्रवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व। ये तो पढ़ाया गया, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु की, आप तो लिखे हो ना, अपनी विराम अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या था कि किसी कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का बाहर आना, धूल के कणों का क्या हो जाएगा, बाहर आना। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका विराम के जड़त्व का। और अब बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विराम के जड़त्व का। तो जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वो बनेगी दिशा का जड़त्व। बना लीजिए, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ना। तो दिशा के जड़त्व में आप देखे होंगे जब कभी मोड़ आता है, मोड़ पे देखे ना, मोड़ पे जब यात्री बैठे हुए होते हैं और बहुत तेजी से अगर कोई ड्राइवर मुड़ाता है तो इधर वाला उठ के आगे वाले के ऊपर आ जाता है, ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे करके एकदम हो जाता है। तो ये जो कंडीशन आएगी वो कहलाएगी क्या, दिशा का जड़त्व। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु में अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखने की, नहीं, अपनी पूर्व की दिशा को ना, किसी वस्तु में अपनी पूर्व दिशा को बनाए रखने की प्रवृत्ति को दिशा का जड़त्व कहते हैं। दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल वही हो जाएगा। अब इसको समझ ही रहे हो, ये आपके साथ सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। दो ही दिए गए हैं, तीसरा आपका दिया नहीं गया है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, जब कोई वाहन होगा, यदि वो डायरेक्शन क्या, किसी मोड़ पर अगर वो मुड़ेगा तो आप देखेंगे मोड़ के विपरीत दिशा में यात्री झुक जाते हैं। जैसे मोड़ इधर साइड है तो यात्री इधर झुकेंगे, मोड़ इधर है तो यात्री इधर झुकेंगे। तो ये कहलाएगा क्या, दिशा का जड़त्व। तो क्या इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा गति के नियम। क्या चलेगा, गति के नियम। तो इसको इरेज करेंगे और लिखेंगे गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम, देखिए गति का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और किस बुक में दिया था, इनकी जो पुस्तक थी वो थी प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। इसी बुक में इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। यानी न्यूटन की एक बुक है, कौन सी बुक है, प्रिंसिपिया। और इसी बुक में इन्होंने लॉ ऑफ मोशन के जो नियम है वो तीनों नियम इसी में दिया गया था। देखिए एक आदमी इसमें कंफ्यूज रहता है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अलग टाइप होता है और लॉ ऑफ मोशन अलग चीज है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप तीन इक्वेशन पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़े थे। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन की गति का नियम। तो न्यूटन की गति का अगर हम पहले नियम की बात करें यानी प्रथम नियम, तो जो प्रथम नियम है इसको एक नाम और से जाना जाता है, कौन सा नाम, जड़त्व का नियम। क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम। अब आपको खुद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इनका नियम क्या हो सकता है। इनका नियम क्या हो सकता है कि जो वस्तु पहले से जिसमें है उसमें ही रहना चाहेगी। तो इनका नियम अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार
देखिए इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी इनका जो पहला नियम है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब ही भाई जो गति में है वो गति में ही रहना चाहिए और जो विराम में है वो विराम में ही रहना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यही बताया गया है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह हमेशा किस में रहेगी? गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे अब आपका ये बोर्ड है, क्या ये बोर्ड अपने से चल के दूसरे दीवार में जा सकता है? क्या नहीं जाएगा। हम कोई बाह्य फोर्स लगाएंगे तभी आएगा। अब मान लीजिए, चलिए आपसे एक प्रश्न करते हैं। अभी एक बॉल को हमने फेंका, ठीक है। अब बॉल को जब हमने देखे फेंकेंगे, मान लीजिए सपोज करिए हमने फेंका 20 किमी प्रति हावर की स्पीड से। किसने की स्पीड से? 20 किमी प्रति घंटा। देखेंगे कुछ दूर बॉल जाते जाते रुक जाती है, तो बताइए वहां कौन रोकने वाला है? कोई नहीं, तब क्या रुक जा रही है? क्योंकि इसमें तो बताया जा रहा है, न्यूटन का नियम क्या कह रहा है कि जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो रहना चाहेगी। अगर वो गति करेगी तो गति ही करेगी, और क्या करेगी? स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में ही रहेगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो बॉल आगे चल के रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहां पे घर्षण बल काम करता है ना, और घर्षण बल क्या करता है? वो गति के अपोजिट काम करता है। हम अगर डायरेक्शन हम जा रहे हैं इस दिशा में तो घर्षण काम करेगा अपोजिट में काम करता है। तो ऐसे जो वहां पे बल काम करो, घर्षण बल बाह्य फोर्स ही तो हुआ, तो बॉल पे लगने वाला कौन सा बल हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा। तो पहला नियम इनका क्लियर हो गया, ठीक है। हेडिंग बनाए द्वितीय नियम। बस यही तीनों नियम पढ़ाने के बाद चौथी की क्लास चलेगी, ठीक है। तो द्वितीय नियम हेडिंग बना लीजिए। देखिए जो द्वितीय नियम होता है इसको एक फॉर्मूले से पढ़ते हैं, डेल्टा पी बटे टी, और यहां हो जाता है क्या? एफ। क्या हो जाता है? एफ। यानी आप बोल सकते हैं कि जो द्वितीय नियम इनका है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है? बराबर होती है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, और यही होता है इनका दूसरा नियम। तो लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर कार्यरत बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? इसी बल को एक और नाम से नियम से जाना जाता है, जैसे F बराबर यमे के थ्रू हम दे सकते हैं ना, कि किसी वस्तु में लगाया गया जो बल होगा
वो वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो पहले एक रूल से एक टाइप से पढ़ लेते हैं, दूसरा टाइप भी बता दे रहे हैं। यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो बल को क्या बताया गया कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर कार्यरत बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई आपकी वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु ए है और यही वस्तु सेम यही वस्तु को कुछ मोशन दिया गया, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, वही वस्तु है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान माना वो माना क्या, यम। तो क्या द्रव्यमान बढ़ेगा, क्या बदलेगा, क्या कहीं जाने पे द्रव्यमान बदल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ 50 किलो के तो आगे जाके भी 60 किलो हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जो मास है वो दोनों का क्या रहेगा, सेम, लेकिन स्पीड अलग अलग रहेगी। इसका मान लेते हैं स्पीड u है और इसका मान लेते हैं स्पीड क्या है, v है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो क्या है, t है। अब यहाँ से अगर संवेग परिवर्तन की दर आप निकालिए तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर निकलेगा क्या। संवेग परिवर्तन की दर को बोला जाता है क्या, डेल्टा पी। क्या बोला जाता है, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी बराबर क्या होता है, P2 माइनस P1 होता है क्या, सही है। और आप क्लास 9 में एक बार पढ़ चुके हैं कि P बराबर होता है mv, पढ़े हैं। यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पे अगर एक बार हम पहले वाले का लेंगे तो एक बार वेग u लेंगे और दूसरे वाले का लेंगे तो वेग v लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा p बराबर P2 का मान कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, माइनस P1 का मान क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। समझ में आया। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग का वेग u है और लास्ट का वेग v है। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से अगर डेल्टा p निकालें तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हम कॉमन लेंगे तो आएगा v माइनस u। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब अगर आप ध्यान देंगे कि जो इनका नियम पढ़ाया गया है वो बोल रहा है कि जब इस जो प्रोपोर्शनल होगा या बराबर होगा डेल्टा पी बटे क्या, टी। यही तो बोला गया था कि संवेग परिवर्तन की दर। अगर दर बोल दी तो वहां हम समय ऑटोमेटिक लगा देंगे। तो संवेग परिवर्तन, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर उठा के रखें तो यह बराबर डेल्टा पी का मान क्या है, यम वी माइनस यू अपान में क्या, टी। अगर आप ध्यान देंगे तो एक फार्मूला पढ़ाया गया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े हो। यहां से अगर ध्यान दे तो ये हो जाएगा v, इधर आएगा तो u बराबर का ए टी हो जाएगा। अगर यहां से हम a का मान निकालें तो v माइनस यू अपान टी आया क्या, यानी जहां पे v माइनस यू अपान टी है वहां क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यह बराबर सीधा का सीधा बन गया क्या, यमे बन गया। क्या बन गया, यमे। तो यही होता है न्यूटन का क्या, सेकंड लॉ। न्यूटन का क्या होता है, सेकंड लॉ। अब इसके अकॉर्डिंग में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल का मान, किसी वस्तु पर कार्यरत बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान यम और उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया न्यूटन का क्या, आपके सेकंड लॉ। ठीक है, तो नोट हो गया आप लोग का, अभी नहीं कर लीजिए। नेक्स्ट रहेगा आपका क्या, तृतीय नियम। क्या हो जाएगा, तृतीय नियम को क्या बोला जाता है, हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी आप बोल सकते हैं कि अगर हम कोई कार्य करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे तो उतने के बराबर ही एक प्रतिक्रिया होगी जो दूसरे दिशा से होगी। कहाँ से होगी, दूसरे दिशा से होगी। जैसे अगर दीवार पे हम एक घूसा खींच के मारें तो होगा क्या, क्या आपको नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि जितना बल आपने दीवार पर लगाया दीवार ने उतना बल आप पर लगाया, अपोजिट दिशा में। यानी अगर किसी वस्तु पर आप इस डायरेक्शन में बल लगाओगे तो वो वस्तु भी आपको इस डायरेक्शन में बल लगाएगी। और ये नियम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये नियम की सहायता से आपको कई एग्जाम्पल पढ़ने हैं। जैसे मनुष्य का जमीन पर चलना, फिर बंदूक से निकलने पर, गोली को निकलने पर बंदूक का पीछे हट जाना, नाव से उतरने पर नाव का पीछे हट जाना। देखते हैं ना, नाव से उतरते नाव पीछे हट जाती है। उसके बाद रॉकेट नोदन भी पढ़ना है आपको, यानी रॉकेट का क्या, उड़ना, रॉकेट किस टाइप से उड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब पढ़ा जाएगा किसके अकॉर्डिंग, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग। तो इसके नियम को क्या बोला जाएगा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो
वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात क्या लिखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समझ आ गया ना? इसको क्या बोलेंगे, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जितना बल आप किसी वस्तु पर लगाओगे, अगली वस्तु भी उतना ही बल आप पर लगाएगी विपरीत दिशा में। इस नियम को बोला जाता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, और इसी को कहेंगे क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो अभी अभी हमने बताया ना, प्राणियों का जमीन पर चलना, और क्या बताया, नाव से उतरने पर नाव का पीछे हटना, बंदूक से जैसे ही आप गोली को दागेंगे तो बंदूक का पीछे हट जाना। ये सब किसका एग्जाम्पल है, इन्हीं के तीसरे नियम का एग्जाम्पल। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।